चलिए चलिए आइए समझिएगा आप लोग। ये आपका चैप्टर था मानव का प्रजनन तंत्र, ठीक है। जो हम लोग बात किए थे अभी रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आपके नोट्स में डिफिनेशन को नहीं लिखा हुआ है, अगर किसी का इच्छा करे कि नोट्स में डिफिनेशन को जोड़ ले तो आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम बताएंगे। देखिए मानव का बात कर रहे हैं, मानव का प्रजनन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिर प्रजनन का मतलब क्या होता है। देखिए देखिए प्रजनन का मतलब हम अगर बात करें, अगर प्रजनन का मतलब अगर हम बात करें तो इसका वर्ड का मतलब ये होता है कि उत्पत्ति होता है। मतलब क्या होता है, किसी चीज का उत्पत्ति करना, समझ रहे हैं ना, निर्माण करना, उत्पत्ति करना, इसका मतलब क्या होता है, उत्पत्ति करना, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति करना होता है। डाउट नहीं होगा, आप याद कर लीजिएगा, प्रजनन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति करना, निर्माण करना। लेकिन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर निर्माण का मतलब क्या हुआ, बहुत कुछ होता है इसका मतलब। नहीं, लेकिन हम पढ़ा क्या रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जनन का प्रक्रिया कैसे होता है। तो जनन को डिफाइन करेंगे एक बार हम लोग। जनन बोले या प्रजनन बोले, बात बराबर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जनन का मतलब अगर डिफिनेशन बात करें तो एक ऐसा जैविक प्रक्रिया, एक ऐसा जैविक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है आपका कि हम अपने तरफ एक संतान का उत्पत्ति करते हैं। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पहला आपका अलैंगिक, दूसरा आपका लैंगिक। क्लियर होगा। अलैंगिक का मतलब क्या होता है, अलैंगिक का मतलब होता है आपका कि अलैंगिक माने अ मतलब होता है कि अब्सेंट होगा, किसका, लिंग का, ठीक है। मतलब लिंग का अब्सेंट होना, मतलब सेक्स इसमें नहीं होता है, इसलिए क्लियर होगा कि जिसमें लिंग नहीं होता है वो आपका असेक्सुअल कहलाता है। क्लियर होगा। और जिसमें लिंग होता है वो आपका लैंगिक कहलाता है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल। क्लियर। मतलब कि सेक्स का अब्सेंट होना वो अलैंगिक कहलाता है, और सेक्स का प्रेजेंट होना वो लैंगिक कहलाता है। यहां तक में आपको कोई भी डाउट होगा आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा। चलिए कमेंट में आया है दिव्यांग कुमार का आया है कि दुबे सर की जय हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाथ मेरा कंप्लीटली अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन बाद आप लोग का बस ऐसे ही प्यार मिलते रहे तो हाथ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हाथ में, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट करिएगा आप लोग, आपको कोई दिक्कत यहाँ तक में चीज़ों में अगर दिक्कत है तो बताइएगा आप लोग, हम आगे बढ़े इस चीज़ को, ठीक है। चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग बात कर लिए कि आपका एक होता है असेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल में बात कर रहे थे, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल के अंदर एक जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन। हम बताए थे कि अलैंगिक में क्या होता है आपका कि सेक्स का अब्सेंट होना, और लैंगिक में क्या होता है, सेक्स का प्रेजेंट होना। सेक्स बोले तो लिंग समझिएगा आप, ठीक है, लिंग का प्रेजेंट होता है। अब आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अलैंगिक का और डेफिनेशन कुछ बताइए हमको। बिल्कुल बताएंगे आपको, समझिएगा आप। सबसे पहला बात, लैंगिक के अंदर अगर बात करेगा तो इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। पहला बात, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इसको लैंगिक बोला गया है, मतलब कि सेक्स का होना जरूरी होता है, ठीक है। आगे इसको अब बात करें, लैंगिक को बात करें तो इस लैंगिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका आंतरिक, दूसरा आपका बाहरी, ठीक है। और बाहरी क्या होता है, आंतरिक क्या होता है, क्लब बताएंगे आपको आगे जाकर के हम, ठीक है। एक बार अलैंगिक को देखते हैं। अलैंगिक का मतलब क्या होता है, बताए थे कि अलैंगिक मतलब क्या होता है, जिसमें सेक्स का अब्सेंट होना। तो सेक्स का अब्सेंट मतलब क्या है, एक ही पार्टनर से हो जाएगा, इसमें एक पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब कि इसमें केवल एकल जनन होता है, एकल जनन मतलब कि इसमें एक आदमी की जरूरत पड़ता है, सिंपल समझिएगा आप। तो सर आखिर एकल कहाँ कहाँ होता है सर, और आपका लैंगिक कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो लैंगिक के बारे में बात करें तो हम लोग खुद जो होते हैं वो लैंगिक का पार्ट होता है। और आपका अलैंगिक के बारे में बात करें तो आपका बर्डिंग इन हाइड्रा, बर्डिंग इन हाइड्रा आपका बहुत सारा अलग अलग होता है आपका चीजें, जो क्लास में हम कंप्लीट देख लाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। जो फ्रेगमेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो फ्रेगमेंटेशन को आइए हम लोग कंप्लीट पहले देख लेते हैं कि फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडन कैसे होता है आखिर। तो खंडन कैसे होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार देख लीजिए आपका खंडन कैसे होता है, ठीक है। चलिए हम यहां तक बात कर लिए थे, इसके बाद अगर हम बात करें अगर, तो खंडन के बारे में हम आपसे बात करेंगे। चलिए समझिएगा चीज को आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट पीडीएफ के अंदर पूरा कैसे आएगा, ये ठीक।
चलिए 1 सेकंड थोड़ा रुक जाइएगा आप लोग। ठीक, चलिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। आवाज ऑडिबल आपके पास अगर पहुंच रहा होगा तो आप लोग बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, हम बात कर रहे थे विखंडन के बारे में बात कर रहे थे, मतलब फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे। फ्रेगमेंटेशन आपका बात करेंगे हाइड्रा के अंदर कैसे होता है। ठीक है, तो आइए समझिएगा आप लोग एक बार। आप देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करेंगे अगर एडल्ट हाइड्रा, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं आपका हाइड्रा जो है आपका एडल्ट है, मतलब कि क्लियर समझिएगा, ये एडल्ट हाइड्रा कहलाता है। इसी एडल्ट हाइड्रा को बात करेंगे तो अलग अलग जो है माने फ्रेगमेंट का तैयार करना, मतलब कि बॉडी पार्ट को लॉस करना। मान के चलिए ना कि आपका हाथ यहां से कट गया, तो क्या हाथ कटने के बाद दोबारा आपका हाथ का जनरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बीच से मान लीजिए कट गया तो इसमें अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट से एक और आपका यहाँ पे बन गया आपका हाइड्रा, और एक पार्ट से जो कटा था उससे एक और हाइड्रा का निर्माण हो गया। सिंपल सी बात है। इसका अगर हम उदाहरण दें तो आपका छिपकली पुली देखे होंगे आप, छिपकली जो है इसी का उदाहरण होता है। ये क्या था आपका, ये था फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा, मतलब कि एक पार्ट कटने के बाद एक नया पार्ट तैयार कर देना, ये होता है आपका हाइड्रा होता है। हाइड्रा में बात करें अगर, फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा कहलाता है ये। मतलब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, विखंडन अलग अलग पार्ट में तोड़ करके तैयार होना, और अलग पार्ट तैयार होने के बाद एक नया पार्ट का उत्पत्ति करता है, इसमें आपका कहलाता है फ्रेगमेंटेशन इन द हाइड्रा। ठीक है, चलिए राखी कुमारी गुड मॉर्निंग। आप लोग थोड़ा जल्दी जुड़ा करिए, ठीक है ना, सेशन इतना आगे बढ़ गया और आप लोग देर से जुड़े, ठीक है, कुछ चीजें मिस ना हो जाए। रिकॉर्डेड से बेस्ट है कि आप लोग लाइव देखिए चीज को, ठीक है। चलिए यहां तक में उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे समझिएगा आप लोग एक बार, अगर हम बात करते हैं ये आपका क्या है, ये तो ये आपका है बर्डिंग इन हाइड्रा। बर्डिंग इन हाइड्रा क्या है, देखिए आपका ये एक हाइड्रा था आपका, ये आपका यंग वंश था। इसके बाद क्या हुआ, अलग अलग एक बर्ड निकलना स्टार्ट हुआ, वो बर्ड को अगर कट कर देते हैं तो एक नया हाइड्रा आपका अलग से एक जनरेट कर देगा। ये सिंपल क्या होता है, ये बर्डिंग इन हाइड्रा कहलाता है। ठीक है, चलिए ये सेम चीज है आपका, बर्डिंग इन हाइड्रा का सेम चीज है। अब बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा कैसे होता है। बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका एडल्ट एमीबा है। इसको अलग अलग क्या होता है, विखंडन होता है। तो देखिए ये आपका क्या है, ये इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस जो है आपका, समझिए कि न्यूक्लियस जो है आपका, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, धीरे धीरे क्या होता है, एक समय आता है कि धीरे धीरे इसका विखंडन होना स्टार्ट, देखिए यहाँ पर होने का प्रक्रिया में आपका आ गया है ये। और बाद में क्या हुआ कि इसका 2 अलग अलग, एक आपका न्यूक्लियस तैयार हुआ, 2 अलग अलग डॉटर तैयार हो गया इसका। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक में आपको उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो अंदर देख रहे हैं साइटोप्लाज्म कहलाता है। और बताए थे आपको कोशिका के अंदर कि साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अब समझिएगा। अब बात करेंगे, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था डेट टाइम, तो हम इसको यहाँ पे लिख दिए। क्या था कि सर आखिर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों में क्या सर अंतर क्या है, थोड़ा हमको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। ठीक है, चलिए देखिए दोनों में अगर हम अंतर को स्पष्ट करेगा तो फ्रेगमेंटेशन में हम बता रहे थे आपको कि 2 अलग अलग पार्ट में जो कटा हुआ पार्ट था उससे एक अलग एक नया डॉटर का निर्माण हो गया। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है कि जो कटा हुआ पार्ट है दोबारा वो आ जाता है, मतलब कटा हुआ पार्ट ही आता है, न कि 2 अलग अलग चीज का निर्माण होता है। ये आपका होता है रीजनरेशन और ये होता है फ्रेगमेंटेशन। चलिए एक बार कमेंट करिएगा, यहां तक में आपको दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। चलिए जैसे हम बात करते हैं छिपकली के बारे में बात करें, तो छिपकली के बारे में हम अगर बात करें अगर, तो ये छिपकली का देख रहे हैं अगर पीछे का कट जाता है तो फिर दोबारा आपका वो आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रीजनरेशन बोलते हैं। और आप फ्रेगमेंटेशन का पार्ट ये होता है। आप चीज देख रहे होंगे फ्रेगमेंटेशन में क्या, एक इसका पार्ट कट गया, ये कटने के बाद एक अलग स्टार का निर्माण कर दिया, समझिए आप, कोई दिक्कत? चलिए अब बात करेंगे बर्डिंग इन यीस्ट। तो बर्डिंग इन यीस्ट से पहले हम एक बार आते हैं नोट्स के ऊपर अपने। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं अब। ठीक है, थोड़ा सेशन आपका लंबा चलेगा, इसलिए आप लोग ऐसा तो फील नहीं होना चाहिए कि बोर हो रहे हैं लोग, लेकिन हाँ उम्मीद करते हैं कि चीज को आपको पूरा क्लास में एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से आज। ठीक है, चलिए पहला था क्या, खंडन था, बर्डिंग आपका हो गया, आपका फिजन आपका हो गया। अगला बात करेंगे आपका फिजन के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है।
देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे, फिर टिश्यू कल्चर बात करेंगे, फिर क्लोनिंग बात करेंगे, फिर आपका स्पोर फॉर्मेशन बात करेंगे। ये सारे अलग अलग जो पार्ट है ये सारे एक बार हम लोग फिर कंप्लीट 3D में समझ लेते हैं और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन को। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आप देख रहे होंगे ये बर्डिंग इन क्या है, ये बर्डिंग इन इसको बोलते हैं बर्डिंग इन ईस्ट। इसमें क्या होता है कि एक देखिए एक बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है और एक बर्ड का फॉर्मेशन होने के बाद अलग अलग क्या आपका यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस बनना वहां पर तैयार हो गया, और न्यूक्लियस बनने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे डॉटर येस्ट निकल गया बाहर। ठीक है, और ये आपका मेन था पेरेंट येस्ट, सब में अलग अलग न्यूक्लियस होगा। ठीक है, चलिए ये आपका होता है बाइनरी फ्यूजन, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक आपका पेरेंट सेल है, इसके बाद देखिए आपका अलग अलग इसका क्या आपका इसमें डीएनए का निर्माण हुआ है। डीएनए का मतलब बताया था आपको कि डिओक्सिराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आपको आरएनए का मतलब बताया था राइबोजाइरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आपका होता है आपका कि इसमें आपका एक बाइनरी फ्यूजन था, आगे जाकर के अलग अलग पार्ट में देखिए यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मैंने अलग अलग होना, डिवीजन होना, फिर आपका 2 न्यूक्लियस यहाँ फॉर्मेशन हो गया, फिर बाद में क्या हुआ कि 2 अलग अलग डॉटर का निर्माण हो गया। ये आपका क्या था, ये तो बाइनरी फ्यूजन था। ठीक है, ये क्या है आपका, ये समझिएगा एक मान के चलिए एक प्लांट है, एक प्लांट के रूट जो होता है, मान रूट समझिए, स्टेम मान लीजिए, एक स्टेम जो है ग्राउंड पे ही एक सतह तक आगे बढ़ने के बाद क्या होगा कि वो रूट पकड़ेगा, फिर आपका एक बर्डिंग देना स्टार्ट हो जाएगा। ये अलग अलग मेथड होता है, ये आपका ये सारे जो होते हैं आपके ये इट इज ऑल कॉल्ड मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपका अलैंगिक प्रजनन का पार्ट होता है। ठीक है, अलैंगिक बोलते हैं उसको। ओके, चलिए आगे बढ़े, चीज को आगे बढ़ाए। चलिए अब समझिएगा, इसमें आगे बात करेंगे, ये आपका क्या है, सेम चीज है आपका, देख रहे होंगे एक स्टेम से आपका एक अलग पेड़ का निर्माण हो गया आपका, ये सेम चीज था आपका। इसके बाद आप आगे देख रहे होंगे ये क्या, ये आपका सिंपल देख रहे होंगे आप, एक क्लोन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, छिपकली के पूंछ कटने से फिर वापस आ जाती है, बिल्कुल सही बात है, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। ओके, ये आप देख रहे होंगे किस तरह से आपका प्लांटिंग आपका यहाँ पे हुआ है, जो क्लोन का निर्माण आदमी करता है, क्लोन मतलब कि सेम उसी के जैसा कैसे करता है निर्माण। ठीक है, ये आपका मदर प्लांट आपका वहां पे होगा। ठीक है, और आगे बात करें मदर प्लांट के बाद, तो ये आपका मदर प्लांट का कॉर्म है ये आपका, फिर बाद में क्या हुआ आपका, उसको अलग अलग डब्बा में रख के उसको अलग अलग फर्टिलाइज किया गया है। अलग अलग करने के बाद ये आपका आगे जो है आपका एक अलग अलग प्लांट उसका क्लोन तैयार होगा। ये क्लोन तैयार करने का प्रक्रिया है ये। ठीक है, बताएंगे सेशन के अंदर पूरा डिटेली में बताएंगे आपको। ठीक है, ये आपका क्लोन देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्लोन तैयार किया गया है। एक डोनर है आपका, ये आपका डीएनए डोनर है आपका, दोनों से क्या हुआ कि एक आपका फॉर्मेशन क्लोन का तैयार हुआ है। यह होता है ना कभी कभी आपका कि ये कभी देखिएगा कि अगर स्पर्म काउंट अगर आपके अंदर अगर प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो बाद में जाकर के हम लोग एक डॉक्टर से सलाह लेने के बाद किसी और का स्पर्म जो होते हैं आपका वो इंसर्ट करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये सारा क्या है, वो प्रक्रिया वही है, हम बताएंगे पूरा, आगे बताएंगे आपको ये सब चीजें। ये स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे होंगे यहाँ पे स्पोर नीचे गिर रहा है, फिर आगे क्या हो रहा है, वही आपका एक फॉर्मेशन कर दे रहा है आगे। ठीक है, ओके, क्लियर होगा यहाँ तक, जो स्पाइरोगैरा में होता है आपका। और ये आपका क्या है, आपका रिप्रोडक्शन के अंदर बात करेंगे नर और मादा का। ठीक है, जो हम लोग क्लास में आगे बात करेंगे चीजों को पढ़ने के बाद अब। ठीक है, चलिए ये पूरा आपको चीज को हम दिखला दिए, अब हम लोग बारीकी से सारे पार्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, तो चलिए पहला आपका क्या बोल रहा है, आपका पहला क्या बोल रहा है, आपका पहला आपका यहाँ पे देख रहे होंगे आप, पहला में आपका बात करें अगर, तो पहला बोल रहा है अलैंगिक जनन का प्रक्रिया क्या होता है। मतलब आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया में बात करेंगे हम लोग। पहला बात किए थे क्लोनिंग के बारे में, जो क्लोनिंग के बारे में इस क्लास में बात करने जा रहे हैं अब। ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्लोन के निर्माण की प्रक्रिया में केवल एक जननी भाग लेता है। जब क्लोन का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया में केवल एक ही जनन पार्ट करता है, इसीलिए यह कहलाता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें लिंग का प्रेजेंट नहीं होता है, अलैंगिक कहलाता है। और इसमें सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है एक सोमैटिक सेल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रयोग करते हैं, जो क्लास में दिखलाए थे आपको 3D में कि कैसे सोमैटिक सेल को रख करके एक अपना अलग क्लोन को तैयार करते हैं हम लोग। उसमें मेल का बात करें तो मेल से मेल क्लोन ही बनेगा और फीमेल से फीमेल क्लोन ही बनेगा। और क्लोन बनाने की प्रक्रिया आखिर कैसे होता है ये समझ लीजिए आप लोग। पहला प्रक्रिया
देखिए क्लोन बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका दिया हुआ है कि पहले जनक बात करेंगे। जनक को सोमेटिक सेल को लेकर के इसका स्किन और या हेयर रूट दोनों को मिला करके 46 को गुणसूत्र होता है। क्रोमोजोम बताए थे आपको 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम आपका होता है, जो 46 आपका गुणसूत्र होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक को बाहर निकाल करके गुणसूत्र में उसको रख करके आपका अलग से क्लोन तैयार करते हैं। जनक के सोमेटिक सेल से केंद्रक को अलग कर लिया जाता है और जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। अलग करने के बाद आगे क्या होता है, आगे समझ लीजिए। अब स्टेप 2 क्या बोल रहा है, फीमेल हो या उसका एक को लेकर के क्या करते हैं, केंद्रक से बाहर 23 गुणसूत्र उसमें होते हैं। दूसरी प्रक्रिया में किसी मादा से जनन कोशिका लिया जाता है तथा उसमें से केंद्रक बाहर निकाल देते हैं और इस प्रकार केंद्रक विहीन एग मिल जाता है। ठीक है, एक मादा से और एक नर से। ठीक है, स्टेप 3 में क्या बोल रहा है आपका, स्टेप 3 में बोल रहा है कि एग विथ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर प्राप्त होता है, जिसमें एग होते हैं, जिसमें सोमेटिक सेल न्यूक्लियस प्राप्त होता है और यह सोमेटिक न्यूक्लियस और केंद्रक विहीन अंडाणु से मिलकर निर्मित होते हैं। क्लियर होगा। तीसरा स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इसमें एग विथ सोमेटिक न्यूक्लियस एक तैयार हो जाता है। दोनों का लेने के बाद एक सोमेटिक सेल का तैयार होता है। इसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन होगा, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सेल का डिवीजन कैसे होता है कि चौथे चरण में बात करें, जाइगोट प्राप्त करते हैं और उसके लिए एग विथ सोमेटिक न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रक्रिया था, इसके नोट एक बार समझ लेते हैं चीज को बारीकी से नोट के थ्रू। ठीक है, प्रयोगशाला से प्राप्त जाइगोट या भ्रूण की विकास महिला के गर्भ में प्रतिस्थापित किया जाता है और निश्चित समय के बाद जो शिशु जन्म लेता है उसे क्लोन कहा जाता है और यह अपने जनक के समान ही होगा, हल्की शिशु के रूप में होगा। जो हम क्लास में बताया था आपको इससे पहले, वही चीज यहाँ दिया हुआ है कि एक प्रयोगशाला में क्या होते हैं कि जाइगोट या भ्रूण की विकास महिला के गर्भ में प्रतिस्थापित करते हैं। उसमें क्या होता है कि मेल से आपका उसका स्पर्म बोलते हैं अगर, और फीमेल से आपका जो आपका एग होता है, दोनों को लेकर के एक आपका मेथड होता है जो, उसके बाद उसका क्लोन का तैयार होता है। ठीक है, और इसी के बाद जस्ट बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, खंडन होता है, खंडन, इसका मतलब खंडन होता है। ठीक है, और खंडन के बारे में हम बात करें तो कई जीवधारी ऐसे होते हैं जो स्वयं में ही कई खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड नया जीव विकसित कर लेता है। हम बताए थे आपको, दिखाए थे फिगर के अंदर कि एक पार्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर हर अलग अलग पार्ट जो है आपका अलग अलग एक नया पेरेंट्स का रूप ले लेगा, एक नया डॉटर सेल का निर्माण कर देगा, डॉटर निर्माण करेगा। नोट में क्या दिया है, खंडन की प्रक्रिया प्राय बहुल कोशिकीय होते हैं। ठीक है, और आपका बात करें एग्जाम्पल इसका तो पहला प्लेनेरिया, दूसरा आपका स्पाइरोगाइरा, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, स्पाइरोगाइरा होता है, लाइकेन होता है, आपका मोल्ड होता है। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, फ्रेगमेंटेशन के होते हैं। किसके होते हैं, फ्रेगमेंटेशन के होते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, बर्डिंग के बारे में समझिए। बर्डिंग क्या होता है, बताए थे क्लास में हम कि कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं कई बार कोशिका डिवीजन के आधार पर अपने ही शरीर में कलिका या बड़ का विकास करते हैं और यही कलिका अलग अलग होकर के अलग अलग जीवधारी में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हाइड्रा होते हैं, जैसे ईस्ट होते हैं, जैसे कोरल होते हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं वो बर्डिंग का होता है। आगे बात करें विखंडन के बारे में हम बात करें, फ्यूजन के बारे में हम बात करें तो कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो जनन की प्रक्रिया उनके शरीर के डिवीजन के पर होती है, अर्थात इनका शरीर के दो भाग में बट जाता है और बटने के बाद एक नए विकास का उत्पत्ति करता है, एक नए विकसित करता है, एक नए पार्ट का निर्माण करता है। विखंडन की प्रक्रिया प्राय बात करें तो यह एकल कोशिका वाले जीव के अंदर ही होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे जो कायिक प्रबंधन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पौधों के कुछ भाग या भौतिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नए पौधों का विकास होता है। ठीक है, इसे फिजिकल एम्प्लीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी का एक और नाम है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक और नाम है फिजिकल एम्प्लीफिकेशन। क्लियर। नोट में दिया है कि कायिक प्रबंधन मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रक्रिया से पेड़ पौधे का विकास तीव्र होता है और उत्पादन भी ज्यादा होता है। ठीक है, ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और इसमें नोट नंबर 2 दिया हुआ है क्या आपका कि कायिक प्रबंधन में कई विधियां होती हैं। इसमें बहुत सारा विधियां होता है। पहला आपका होता है ग्राफ्टिंग, दूसरा आपका होता है शकर, तीसरा आपका होता है रूट कटिंग। ये सारे इसके अलग अलग होते हैं, विधि होते हैं। और पहला विधि बोलता है ग्राफ्टिंग क्या होता है समझिएगा। ग्राफ्टिंग के बारे में बात करें तो तनों को विशेष कोण पर काट कर नए पौधों से जोड़ना, ये ग्राफ्टिंग कहलाता है। तना को काट दीजिएगा और उसमें बांध दीजिएगा पॉलिथीन से, रूट में इसमें मिट्टी लगा दीजिएगा, एक नया रूट निकल करके एक नया पेड़ का तैयार हो जाएगा, ये ग्राफ्टिंग कहलाता है। शक्कर क्या होता है
कि इस प्रक्रिया में लंबे तनों को मिट्टी में दबा दिया जाता है और जिससे नए जड़ का निर्माण होता है। बिल्कुल शक्कर तो क्लियर हो गया होगा चीज। और रूट कटिंग क्या होता है? जड़ों को कई भाग में बांटकर नए पौधों का विकास करना, ये होता है रूट कटिंग। अलग अलग स्टेप होता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जड़, जैसे स्वीट पोटैटो जो होता है आपका, वो जड़ का उदाहरण है। तना में बात करें तो आलू होता है, अदरक होता है, प्याज होता है, हल्दी होता है, गन्ना होता है, ठीक है। और बात करें आपका पत्ती में तो आपका ब्रायोफिलम होता है आपका पत्ती के अंदर, ठीक है। अगला समझिएगा टिश्यू कल्चर क्या होता है। देखिए टिश्यू कल्चर के बारे में बात करें तो पादप कोशिकाओं और ऊतकों को प्रयोगशाला में इन विट्रो वृद्धि के द्वारा तैयार करना और इनके साथ वृद्धि हार्मोन का सक्रिय कर देना जिससे कि नए पादप का विकास हो सके, ये कहलाता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। जो लैब के अंदर रख करके टिश्यू कल्चर एक निर्माण हो रहा था, आप देखे थे फिगर के अंदर, ठीक है। पहला, विलुप्त हो रहे पादपों को संरक्षित करने के लिए तथा पादपों के गुणों को कंजर्व करने के लिए यह विधि को अपनाई जाती है। जितने भी विकसित पादप को टिश्यू कल्चर संभव है, मतलब कि जब सभी जितने भी विकसित पादप आपको दिखाई दे रहे हैं सबका टिश्यू कल्चर आपका संभव होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका वो पार्ट जो है ना, मतलब आगे जो जाकर के क्या हो कि उस पार्ट का जो है अस्तित्व खत्म ना हो जाए, ये विधि इसीलिए अपनाया जाता है। और आगे बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, उसको बोलते हैं बीजाणु निर्माण। यह भी एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों के साथ साथ सूक्ष्म बीजाणुओं का जन्म होता है और ये हवा के माध्यम से फैलने लगते हैं और इनमें से ही नए जीव का विकसित होता है। ये हवा के माध्यम से फैलता है और इसमें नया जीव का विकसित होता है, जो स्पोर नीचे गिर रहा है उसे नया जीव का तैयार हो रहा है। ये होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, आपका फंगाई के अंदर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो हम लोग इसका खुद उदाहरण है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इसमें बात करें तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक फर्टिलाइजेशन होने के बाद, निषेचन आपका होने के बाद भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण का विकास होने के बाद एक शिशु का निर्माण होता है, नया संतान की उत्पत्ति होते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर आखिर रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है सर? तो देखिए रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, सबसे पहला बात देखिए संतान का उत्पत्ति के लिए, मतलब कि आपका हम लोग जैसा प्राणी जो है आपके धरती पे एग्जिस्ट करे, इसका अस्तित्व जो है आपका खत्म ना हो जाए, इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन लगा क्या सर रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा? देखिए नहीं करेंगे तो आपका आगे का जनरेशन जो है डेवलप नहीं होगा। समझिए कि अगर हमारे फादर ग्रैंडफादर ना होते अगर, तो क्या अगर वो लोग रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया को ना समझते अगर, तो क्या आप आगे हो पाते? नहीं हो पाते, सिंपल सी बात है। तो ये रिप्रोडक्शन जरूरी कहीं ना कहीं क्यों है? क्योंकि आपके आगे का भविष्य आपका जो है, आपका आगे का जनरेशन जो है आपका कहीं ना कहीं उत्पत्ति रुक ना जाए, ठीक है ना। ये बहुत ही एक प्रक्रिया होता है जो हर आदमी को जानना चाहिए, ठीक है ना। हर आदमी को समझना चाहिए कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके आगे का जो आपका समय आएगा या कहीं ना कहीं ये आपको जानकारी एकत्रित करना पड़ेगा, इसलिए अभी आप लोग समझ लीजिए ताकि आपको आगे कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए फिर से बोलते हैं सेक्सुअल मोड में क्या होता है कि एक मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं, एक आपका नर एक मादा दोनों होते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका गर्भ के अंदर भ्रूण के अंदर एक विकास होता है। वो विकास जो होता है एक नई संतान, एक शिशु का निर्माण करता है, जो कि सिर्फ अगर हमारा बात करें इंसान का बात करें तो इंसान ही का बचा होगा, हम बताए थे इससे पहले क्लास में आपको। अब बात करेंगे निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है सर, ये प्रोसेस आखिर कैसे होता है पूरा, ठीक है। समझिएगा जानवरों में बात करें नर और मादा की जनन कोशिकाएं आपस में मिलती है तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। समझ गए होंगे, नर और मादा की जनन कोशिकाएं जो आपका रिप्रोडक्टिव आपका जो सेल है वो क्या होता है आपका आपस में मिलती है, तो यह प्रक्रिया को बोला गया है निषेचन, ठीक है। बात करें पादप के अंदर तो पादपों में निषेचन से पहले परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। मतलब पौधा में क्या होता है, पहले परागण होता है और तब होता है निषेचन। हम लोग बात करेंगे पौधा के बारे में आगे, और आगे बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी समझिएगा, जब मादा के फैलोपियन ट्यूब में, अगर मादा की बात करें, मादा के फैलोपियन ट्यूब में बात करें अगर, तो प्राकृतिक निषेचन की व्यवस्था नहीं बन पाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करते हैं। IVF इसको बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मादा के फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्राकृतिक निषेचन जो है इसका व्यवस्था नहीं बन पाता है। नहीं बनने का कई कारण हो सकता है। इसके बाद क्या होगा
कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा उसके अंदर एक विधि होता है, अपनाने के बाद एक टेस्ट ट्यूब बेबी उसको बोला गया है, इससे बच्चा का निर्माण होता है। ठीक है, इस विधि से जन्म लेने वाले बच्चों को क्या बोला गया है? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, बात करेंगे अगर इसके बारे में बात करें तो कुछ निम्नलिखित परिस्थितियां हैं जिसमें आईवीएफ अपनाया जाता है। पहला क्या होता है परिस्थिति? मादा के फैलोपियन ट्यूब में खराबी। जो मादा होते हैं उनके फैलोपियन ट्यूब में कुछ खराबी हो जाते हैं तो आपका ये विधि अपनाया जाता है। दूसरा बात करें कि मादा की उम्र अधिक होना और हार्मोनल असंतुलन बिगड़ जाना। ठीक है, मादा का उम्र जो है ज्यादा हो गया और हार्मोनल का संतुलन जो है वो बिगड़ गया, तब भी आपका आईवीएफ आपका अपना सकते हैं हम लोग। आगे बात करें तो शारीरिक अपंगता और प्राकृतिक सेक्स क्षमता को समाप्त हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि प्राकृतिक जो सेक्स क्षमता होता है वो समाप्त हो जाने के बाद तो आपका आईवीएफ का फर्टिलाइजर माने यूज हम लोग करते हैं ताकि बच्चा का आगे जनरेशन हम लोग हो पाए। ठीक है, पुरुषों में बात करें तो शुक्राणुओं की कमी, अगर पुरुष में बात करें अगर तो शुक्राणुओं की कमी हो जाना बॉडी के अंदर। इस सारे केस में क्या होते हैं कि आईवीएफ को डॉक्टर अपनाता है और आईवीएफ से क्या होते हैं कि आपका बच्चा का जनरेशन होता है। लेकिन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिर दुनिया की पहले आईवीएफ बेबी कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन जो है आपका दुनिया की सबसे पहली बात करें आईवीएफ बेबी है। तथा दुर्गा बोले या आपका कनुप्रिया बोले अग्रवाल, जो कनुप्रिया अग्रवाल या दुर्गा उनका नाम था अग्रवाल, भारत की पहली आईवीएफ बेबी है। भारत की पहली आईवीएफ बेबी कौन है? दुर्गा या कनुप्रिया अग्रवाल। और दुनिया में अगर बात करें पूरा वर्ल्ड का बात करें तो लुइस ब्राउन। भारत में क्लियर और वर्ल्ड में क्लियर। एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि फील हो जाए कि आप लोग क्लास में बने हुए हैं। ठीक है, यहां तक में जितने भी चीज बताया गया है वो चीज आप समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसमें जो चीज हम अभी बताए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ये फिगर का थ्रू समझते हैं एक बार कि फिगर क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, आखिर ये फिगर क्या बोलना चाह रहा है? ये फिगर का मतलब क्या होगा? आईवीएफ देख रहे होंगे आप लैब के अंदर, एक मूल पिता होते हैं, मूल माता होते हैं। मूल पिता की बात करें तो मूल पिता अगर बात करें अगर तो मेल में आपका स्पर्म होता है आपका, और फीमेल में बात करें तो उसको बोलते हैं एग। दोनों को मिला करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आपका, इससे क्या होता है कि आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है कि आपका गर्भ के अंदर क्या होता है, एक बच्चा का विकास होता है। ठीक है, ये मेथड होता है आईवीएफ। ठीक है, एक पिक्चर है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ अक्षय कुमार का पिक्चर था, उसमें इसका कंप्लीट दिखलाया गया है कैसे होता है। नाम एक बार कंफर्म नहीं है, जिसको याद है आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाहरी निषेचन कैसे होता है? ठीक है, देखिए बाहरी निषेचन की प्रक्रिया में बात करें तो प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता है। वो प्रत्यक्ष संपर्क में न आता है, जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया, मछलियां बोले उसको, या इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। मतलब जो मेढक हो गए, मछलिए हो गए, सारे इस मेथड को अपनाते हैं। नहीं, गुड न्यूज, उस पिक्चर का नाम है क्या आपका? गुड न्यूज है, आप लोग देखे भी होंगे शायद। चलिए आगे बात करेंगे। मादा अपने अंडे पानी में छोड़ देते हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में होती है, और उसी क्षण नर अपने स्पर्म को पानी में छोड़ देते हैं, और दोनों का स्पर्म और आपका वो एग क्या होता है, फर्टिलाइज होकर के आपका एक निषेचन होता है वहां पे। ठीक है, नोट में दिया है, कुछ पॉइंट दिया है, उस पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं हम लोग। लगभग सभी जलीय जीव यह प्रक्रिया अपनाते हैं, केवल डॉल्फिन और आपका व्हेल को छोड़ करके। ठीक है, जो बाहरी निषेचन होता है ये डॉल्फिन आपका व्हेल दोनों को छोड़ करके जितने भी जलीय जीव है सारे अपनाते हैं। मेढक के अंडों पर कोई मजबूत खोल नहीं होता है, बल्कि एक जेलनुमा संरचना इन्हें सुरक्षा देता है। जो मेढक का खोल होता है उसको कुछ मजबूत खाल, माने खास मजबूत उसका खाल नहीं होता है, खोल नहीं होता है ऊपर वाला, तो एक जेलनुमा एक संरचना में तैयार होता है जो उसको प्रोटेक्शन करता है। आगे बात करें, मनुष्य सभी विकसित जंतु जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, पक्षी, छिपकली, सांप आदि ये आंतरिक निषेचन करते हैं, इंटरनल निषेचन करते हैं। ये जितने आप देख रहे होंगे नीचे ये सारे करते हैं, आंतरिक निषेचन करते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन चीजें आपका आंतरिक निषेचन करता है और कौन कौन चीजें आंतरिक निषेचन नहीं करता है। चलिए ये आप देख रहे होंगे, एक्स होता है तो आपका मादा, अगर XY होगा तो नर। ये आपको चीजें पता होगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे होंगे, आप जो हम बार बार स्पर्म का नाम ले रहे हैं, ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है। और स्पर्म आपका देख रहे होंगे, ये आपका ओवम आपका देख रहे होंगे, आपका एग है आपका।
फिर क्या होता है, एक ही स्पर्म आपका अंदर जाता है, एक ही स्पर्म अंदर जाता है आपका, एक ही जाता है, तो क्या होता है आपका अंडा के साथ, तो एक बच्चा का निर्माण होता है। कभी कभी क्या होता है आपका कि दो चल जाता है अगर, तो दो बच्चा का निर्माण होता है, दोनों अलग अलग होता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि एक ही गया अंदर, लेकिन अंदर जाने के बाद फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा कि वो दो पार्ट में अलग अलग टूट जाएगा, तो वहां पे दो बच्चा का निर्माण होता है, और ऐसे ही जुड़वा बच्चे होते हैं। कल क्वेश्चन था आपका, क्लियर हो गया होगा जुड़वा बच्चा वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये आपका होता है, बात करेंगे स्पर्म के बारे में बात करेंगे, तो स्पर्म का ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हेड, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं आपका क्या, टेल। उसको अंग्रेजी में बात करें तो ऊपर वाला को बोलते हैं आपका सिर, और नीचे वाला को बोलते हैं आपका पूंछ। मानव नर का शुक्राणु आपका ये होता है, जिसको बोला गया है स्पर्म। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, ये आपका मेढक है, जो आपका प्रक्रिया यहाँ पे इसका हो रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रक्रिया यहाँ पे हो रहा है आपका। इसके बाद हम बात करेंगे आगे अगर, तो ये प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है इस तरह से, जो प्लांट के हम बात करेंगे क्लास में, आगे वाली क्लास में, ठीक है, ठीक है। चलिए, आप समझिएगा आप एक बार, ठीक है, एक बार आप समझ लीजिएगा पहले एक बार ये चीजों को, ठीक है। अभी हम बताने वाले थे आपको, पहले ये देख लीजिए कि आपका कैसे आपका कंप्लीट आपका प्रोसेस हो रहा है आपका, ये फ्रॉग के अंदर था, लेकिन हम लोग ये बात कर रहे थे आपका। हाँ, चलिए समझिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपका क्या, ओविपेरस एनिमल और आपका विविपेरस एनिमल। ओविपेरस में कौन कौन से होते हैं आपका, आप देख रहे होंगे, ये आपका होते हैं पूरा ओविपेरस, सांप से लेकर के पैरोट से लेकर के सारे होते हैं ओविपेरस। और बात करेंगे विविपेरस का, तो ये सारे होते हैं विविपेरस, ठीक है। हम इसके बारे में बताएंगे, क्लास आपको आगे बताएंगे हम, ठीक है, ओके, समझिएगा। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है पहले समझ लीजिए आप, तब वहां जाएंगे हम लोग, ठीक है। कुछ जीवधारी जो होते हैं अपने, बात करें अपने अवस्था में, अपने वयस्क अवस्था में क्या होते हैं, ठीक है, जब वयस्क अवस्था प्राप्त करने से पहले कई चरणों में डिवीजन होता है इसका। हाँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक, कि सर पहले के लोग बोलते थे कि जुड़वा केला या जुड़वा चीजें खाने से क्या होता है कि जुड़वा बच्चा होता है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। और पहले का लोग बहुत सारी चीज बोलते हैं, ठीक है ना, और सारे चीज को आप मानिएगा तो फिर बात की बात है वो, नहीं। चलिए, अब समझिएगा आप एक बार, बताएंगे आपको ये चीज, बताएंगे हम कि जुड़वा बच्चा वाला कंसेप्ट आगे पढ़ाएंगे। अभी अभी तो कुछ इनकम्प्लीट वहाँ अधूरा छोड़े हैं, अभी बहुत कुछ आगे बताएंगे उसमें, ठीक है। कुछ जीवधारी जो होते हैं अपनी वयस्क अवस्था प्राप्त करने से पहले कई बार चरणों में उसको डिवीजन होता है। जैसे बात करें मेढक के बारे में बात करें, टीडा के बारे में बात करें, रेशम के बारे में बात करें, बहुत सारे जो होते हैं इनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। इनके बात करें, इस प्रक्रिया को जीवन चक्र बोला गया है, लाइफ साइकिल बोला गया है, और इसको बोला गया है मेटामॉर्फोसिस। देखिए, लाइफ साइकिल आता है फ्रॉग का, एग्जाम में पूछता है, लेकिन हम लोग एग्जाम में नहीं, 10 क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके एग्जाम में आता है, 9 में पढ़ते हैं उनके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि एक आपका, जब कुछ जुधारी जो होते हैं अपने वयस्क आपका जो अवस्था प्राप्त करने से पहले जो होते हैं, कई अलग अलग चरण में उसका डिवीजन होता है, जैसे मेढक में होता है, और यह प्रक्रिया को बोला गया है जीवन चक्र बोला गया है आपका, और इसी का एक और नाम है मेटामॉर्फोसिस। जैसे बात करेंगे बच्चे के आधार पे, बात करेंगे जन्म के आधार पर जीवों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पहला ओविपेरस, दूसरा विविपेरस। दिखलाए थे हम ओविपेरस विविपेरस। यह जीवधारी अंडे के रूप में बच्चे का विकास करते हैं, और विविपेरस में क्या होता है कि सीधे शिशु का जन्म दे देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, हम जो चीज दिखा रहे थे वहां पर देख लीजिए, ओविपेरस एंड विविपेरस, ठीक है। ओविपेरस एंड विविपेरस आप देख लीजिए, एक बार पिक्चर देख लीजिए कौन कौन ऐसे होते हैं। ये सारे आप देख रहे होंगे, ये सारे विविपेरस कहलाते हैं, जितने भी है आप देख रहे होंगे, ये सारे क्या होते हैं, विविपेरस कहलाते हैं। फोटो देख के क्लियर आप समझ ले रहे होंगे, इसमें नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपके लगभग सारा नाम आप जानते होंगे आप लोग, ठीक है, ओके। और आगे बात हम करें अगर, इसमें आगे बात करें अगर, तो ये आपका जो होता है आपका, ये होता है आपका ओविपेरस एनिमल। जानवरों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है,
एक अंडा के आधार पे और एक उसका मतलब कि बच्चे के आधार पे डायरेक्ट शिशु का निर्माण करता है। दो, इसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका। ये जितने आप देख रहे होंगे ये सारे क्या होते हैं, ओविपेरस, और इसके बाद जो आप देख रहे थे वो सारे थे विविपेरस। ठीक है, चलिए अब समझिएगा आप। मानव में बात करें तो प्रजनन की व्यवस्था कैसे होती है, हम पूरा व्यवस्था को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और व्यवस्था के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम व्यवस्था के अंदर अगर हम बात कर दे तो पहला आता है आपका, पहला क्या आता है आपका, तो पहला आता है आपका टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में बात करें तो पहला, इसमें बात करें नर में बात करें, अगर मेल में बात करें तो मेल में पहला आता है आपका टेस्टिस। ठीक है, इसमें मतलब क्या हुआ कि यह मुख्य नर जननांग है और यहीं से आपका स्पर्म उत्पन्न होता है। आपका टेस्टिस के अंदर से ही आपका स्पर्म का उत्पत्ति होता है। ये क्लास में हम पीछे बता दिए थे आपको। ठीक है, इनकी संख्या कितना होता है आपका, 2 होता है। टेस्टिस का संख्या कितना होता है, 2 होता है। और आपका स्पर्म का उत्पत्ति कहां होता है, आपका टेस्टिस के अंदर होता है। ओके, अगर टेस्टिस नहीं होता है तो समझिए क्या होगा, बताइए, कुछ लोग कमेंट करिए। तो अगर टेस्टिस नहीं होता है तो क्या होगा, बताइए। पहला तो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, सर टेस्टिस नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा क्या रहा होगा कि सर एक हार्मोन का होता है रिलीज आपका, मेल के अंदर बात करें तो टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में बात करें तो एस्ट्रोजन होता है। तो मेल के बात कर रहे हैं हम लोग, तो टेस्टिस आपका क्या करता है, आपका वहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होता है वहां पे। ठीक है, हार्मोन वाला पार्ट हम लोग आगे कर देंगे, रिप्रोडक्शन के बाद बात करेंगे हार्मोन के बारे में। ओके, वृक्षण, वृक्षण किसको बोलते हैं, तो टेस्टिस का ही हिंदी में बोलते हैं वृक्षण, याद हो गया होगा। वृक्षण विशेष पेशीय रचना स्क्रोटम से बना होता है जो कि डेल्टस पेशी के नाम से जाना जाता है, और यह पेशी निम्न तापमान में संकुचित हो जाती है और उच्च तापमान में प्रसार हो जाता है इसका, जिससे वृक्षण का तापमान नियंत्रित होता है। 1 से 2 डिग्री कम होता है टेस्टिस के अंदर, इसीलिए टेस्टिस के अंदर स्पर्म का स्टोरेशन होता है, वहां फॉर्मेशन होता है और स्टोर होता है वहां पे। ठीक है, यहां दे दिया है चीज को कि वृक्षण का तापमान शरीर के तापमान से सदैव 1 या 2 डिग्री कम रहता है, इसलिए वृक्षण सदैव शरीर के बाहर रहता है और इसीलिए यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म को वहां पे रखा जाता है। ओके, अगला क्या बोल रहा है आपका, अगला बोल रहा है इपिडिडिमिस। ये क्या होता है भाई, तो वृक्षण के बाद यह एक लंबी कुंडलित रचना है जो लगभग 6 मीटर लंबी होती है। एपिडिडमिस क्या होता है, लगभग 6 मीटर लंबा एक संरचना होता है जो वृक्षण के बाद होता है। और आगे इसमें बात करें कार्य क्या होता है, पहला शुक्राणुओं का भंडारण करना। शुक्राणु का भंडारण कहां से होता है, तो एपिडेमिक से होता है। शुक्राणुओं का पोषण कहां से होता है, आपका एपिडेमिस से होता है। शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां से होता है या परिवहन कहां से होता है, ये भी आपका एपिडेमिस होता है। ठीक है, यहां तक में डाउट नहीं होगा आपको, बिल्कुल होगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, मृत्यु के बाद बात करें तो 12 से 36 घंटे तक स्पर्म जो है एपिडिमिस में जीवित रहते हैं और पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्राइवल आपका पीएमएसी के विधि के द्वारा किसी मृत व्यक्ति के स्पर्म को सुरक्षित निकाला जा सकता है। कोई मरा हुआ व्यक्ति के स्पर्म को सुरक्षित निकाल सकते हैं, ये विधि को बोला गया है क्या आपका, इस विधि को बोला गया है आपका पीएमएसआर विधि, डॉक्टर लोग अपनाता है। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है वैस डिफरेंस बोल रहा है, ये क्या होता है, तो यह एक प्रकार की ट्यूब था या नलिका होती है जिसके माध्यम से स्पर्म आगे की यात्रा करता है और मूत्र मार्ग तक जाता है। एक नलिका ऐसी होती है जहां से स्पर्म आपका आगे जाकर के मूत्र मार्ग तक पहुंचता है, उसी मार्ग को बोला गया है वैस डिफरेंस। ठीक है, अब हमको लगता है कि आप लोग को रिप्रोडक्शन में तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। यहां तक सेशन आपको बहुत ही चीजें समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, और वैस डिफरेंस का 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट को बोला गया है सीमिनल और दूसरा को बोला गया है पोस्टेट। सीमिनल क्या होता है, तो इसके द्वारा सीमिनल वेसिकल फ्लूइड स्रावित होता है जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का, और यह स्पर्म के साथ मिल जाता है। आगे बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में हम बात करेंगे अगर, तो प्रोस्टेट के बारे में बात करें तो सफेद प्रोस्टेट द्रव्य का श्रावण होता है जिसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं और यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ये कथा प्रोस्टेट था और ये कथा आपका सेमिनल था। ओके, सीमेन क्या होता है, सीमेन बोले तो उसको वीर्य बोलते हैं आपका। इसमें क्या होते हैं, स्पर्म 60% होते हैं, एसबीएफ आपका और पीजीएफ जो होते हैं आपका ये अलग अलग परसेंटेज होते हैं, मतलब 20-15 या 20-20 ये मान लीजिए, या 35-5, ये अलग रेशियो इसका होता है। एसबीएफ क्या होता है, सेमिनल वेसिकल होता है आपका, एसबीएफ का मतलब सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, और पीजीएफ क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
चलिए समझिएगा, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है। ये एक प्रकार का ग्लैंड होता है, यह ग्रंथि मूत्र मार्ग में मौजूद होता है और यह क्षारीय द्रव स्रावित करता है। मूत्र मार्ग में प्रेजेंट एक ग्रंथि होता है, इसका नाम क्या होता है आपका, द बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, नोट में दिया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में संक्रमण होने पर मूत्र का बाहर जाना बाधित हो जाता है और अधिक संक्रमण से कैंसर का संभावना बढ़ जाता है। किसी किसी का सुने होंगे आप कि कैंसर का संभावना बढ़ जाता है वहाँ पे आपका, तो क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं इसको, वहाँ संक्रमण होने के कारण क्या होता है, मूत्र मार्ग से बाहर निकल ही नहीं पाता है, फिर क्या होता है कि ज़्यादा संक्रमण फैल जाता है तो आपका कैंसर हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हम दिखला दिए थे स्पर्म के बारे में, बट एक बार देख लीजिए स्पर्म को। यहाँ पे आप, ये होता है पूंछ, ये होता है आपका हेड। ठीक है, ओके, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इसको केंद्रक बोला गया है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया है, जो एनर्जी का स्टोर होता है वहीं पे आपका। लंबाई स्पर्म का होता है 5 माइक्रोन। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, 15 मिलियन होना चाहिए मेल के अंदर। और गुड काउंट कितना होता है, 20 से 30 मिलियन होता है गुड काउंट। ठीक है ना, मेल के अंदर बात करें तो स्पर्म काउंट 15 मिलियन होता है आपका, और गुड काउंट कितना होता है, 20 से 30 मिलियन होता है। ठीक है, मतलब 15 मिलियन से अगर कम हो सर तो क्या होगा, तो प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाती है, और इसे ही बोला गया है आपका एजोस्पर्मिया बोला गया है। किसी का स्पर्म काउंट अगर 15 मिलियन से कम है तो उसको बोला गया है कि आपके अंदर जो है प्रजनन की क्षमता नहीं है, और इसी का एक और नाम दिया गया है एजोस्पर्मिया। ठीक है, ये होता है मानव जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो एक बार मानव और आपका फीमेल और मेल दोनों हम लोग देख लेते हैं। ये गर्भाशय का यूटेरस बोलते हैं आपका, ये अंडाशय होता है, दो यहाँ पे देख रहे होंगे आप। गर्भाशय का ग्रीवा होता है, फ्लैपियन ट्यूब होता है, तो इसको हम लोग 3D में समझते हैं। ठीक है, चलिए चलिए समझिएगा आप लोग। ओके, चलिए समझिएगा। एक बार आप लोग समझ लीजिएगा इस चीज को बढ़िया से। क्या हो रहा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये वाला आप देख रहे होंगे, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। ठीक है, ओके, मेल में बात करें तो हम जितने चीज बता दिए हैं फिर से बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, ये होता है आपका। ठीक है, और ये होता है आपका, देख रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये आपका जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इसको बोलते हैं आपका पेनिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं इसको। और यहाँ पे आपका जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं आपका यूरेथरा होता है आपका, ये स्क्रोटम होता है, इसको जो टेस्टिस होता है आपका यहाँ पे, ये वैस डिफरेंस होता है, इसी के थ्रू आपका स्पर्म जो है आपका, स्पर्म आपका बाहर जाता है इसी के थ्रू। देखिए ऐसे आता है स्पर्म, बाहर निकल जाता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से स्पर्म निकलता है इस पाइप के थ्रू, और इसी से बाहर निकल जाता है। क्लियर होगा। अब फीमेल में बात कर दे अगर, तब फीमेल में ये आपका हो गया क्या, आपका ये आपका ओवरी हो गया आपका, ये आपका ओवरी हो गया, इसमें ये आपका यूटेरस हो गया, यहाँ पे आपका यूटेरस हो गया। इसका लंबाई कितना होता है याद रखिएगा आप लोग, 11 से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक होता है ये। फ्लैपियन ट्यूब आपका ये हो गया, फ्लैपियन ट्यूब हो गया आपका ये। कर्बिक्स ये हो गया, कर्बिक्स यहाँ बोलते हैं। वेजिना आपका ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका मेल और फीमेल का पार्ट रहा ये। ठीक है, और इसमें आगे अगर बात करें अगर, तो अगर सेपरेट सेपरेट अगर देखें अगर, तो ये होता है मेल का। क्या होता है ये मेल का होता है। देख रहे आप मेल में आप देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये ब्लैडर हो गया, ये ब्लैडर बोलते हैं। ये आपका सेमिनल, ये बेसिकल ये होता है आपका, ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपका ये होता है। ये आपका अभी बताया था ना हम कि बल्बोरेथ्रल ग्लैंड ये कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या, ये ग्लैंड होता है ना आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एक ग्लैंड होता है, इसका नाम होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होता है, टेस्टिकल होता है आपका, और इपीडिमिस होता है। ये कंप्लीट ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये पेनिस कहलाता है। ये कंप्लीट आपका मेल और फीमेल का देख लीजिए एक बार आप लोग। ये आपका फीमेल का होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें आपका यूटेरस आपका देख रहे होंगे, यूम्ब्रोय आप देख रहे होंगे, फैलोपियन ट्यूब देख रहे होंगे, सारे पार्ट आप समझ रहे होंगे। एक बार डाउट होगा आप लोग बताइएगा, हम आगे बढ़े या ना बढ़े। ठीक है, हम आगे बढ़े या ना बढ़े एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये टेस्टिस आप देख लीजिए, इस तरह से अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपका। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ा जाए।
ठीक है, आप ये चीज हम रिपीट कर दिए एक बार। ये आपका स्पर्म कहलाता है, आप देख रहे होंगे फिगर के अंदर, ये हेड पार्ट और पीछे आपका टेल पार्ट। और बात करेंगे अब, ये आपका बहुत सारा स्पर्म होता है, एक बार में बहुत सारा स्पर्म निकलता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में आपका एक ही जाता है। वहां पे आप देख रहे होंगे ये आपका एक से जा रहा है फर्टिलाइज होने के लिए, वहां पे आपका ये एक ही स्पर्म आपका एंट्री लेगा अंदर। बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपका एक ही जाकर के एक चाइल्ड का डेवलपमेंट करता है, वहां पे विकास करता है। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करते हैं कि आप सारे चीज को समझ रहे होंगे और अच्छे से आप लोग चीजों को कैचअप भी कर रहे होंगे अपने दिमाग के अंदर। बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि इस फिगर का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हम कंप्लीट दिखला दिए आपको वहां पे। ठीक है, इसलिए हम इस चीज को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई चीज़ों को आपको स्किप करें, और हर चीज़ आपको हम कंप्लीट एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, पहले बोलते हैं कि जितना पढ़ा दे रहे हैं ना, उससे बाहर से कोई भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है ना, ओके। चलिए, ओवरी के बारे में बात करते हैं, अंडाशय के बारे में बात कर रहे थे। अंडाशय के बारे में अगर हम बात करें तो यह फीमेल का मुख्य जनन भाग है, जो कि उदर गुहा के दोनों तरफ उपस्थित होता है। हम दिखला दिए थे आपको, ओवरी दिखाए थे, अंडाशय दिखाए, दोनों तरफ प्रेजेंट था आपका। फीमेल के मुख्य जनन भाग ये कहलाता है आपका ओवरी। ठीक है, अगर ओवरी ना हो अगर, तो समझिए कि बच्चा डेवलप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फीमेल के अंदर हार्मोन रिलीज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या आप जीवित रह पाइएगा? नॉर्मल सी बात है, नहीं रह पाइएगा। ठीक है, आपके बॉडी में जो भी बदलाव मिल रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं हार्मोनल बदलाव मिल रहे हैं, आपका वहीं से बदलाव मिलता है। अगर वही नहीं रहता, आप क्या बदलाव कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा आप। ठीक है, ऐसा नहीं केवल एक ही चीज़ जरूरी होता है लाइफ में। ठीक है ना, लाइफ में एक उसका बहुत सारा रोल होता है आगे। ठीक है ना, आपके बॉडी में जो भी बदलाव मिल रहे हैं, आपके वॉइस में बदलाव मिल रहे हैं, हर चीज़ बदलाव मिल रहे हैं, हेयर ग्रो हो रहे हैं आपका, ये सारे क्या है बदलाव? ये सारे आपका हार्मोनल होते हैं, हार्मोन के बदलाव के कारण होते हैं बॉडी के अंदर। अगर वही ना रहे अगर, तो कैसे बदलाव होगा? थोड़ा समझिएगा आप। ठीक है, नोट में दिया है कि लड़कियों के जन्म के समय ही हजारों की संख्या में अविकसित अंडाणु ओवरी में मौजूद होते हैं, और यह मिनार्की की अवस्था कहलाता है। और प्रत्येक माह विकसित होकर के यह एक संख्या में बाहर आते हैं, और यह इस प्रक्रिया को बोला गया है क्या? ओजिनेसिस कहा गया है। ठीक है, मतलब इसका बोलने का मतलब ये हुआ, इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि लड़कियों के जब जन्म के समय ही हजारों संख्या में अविकसित अंडाणु जो है ओवरी में होते हैं मौजूद। ये क्या होते हैं कि एक आपका मिनार्की की अवस्था कहलाता है, जिसमें प्रत्येक माह विकसित होकर के एक संख्या में बाहर वो निकलता है। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसको बोला गया है मिनार्की, जो ओजिनेसिस बोला गया है इसको। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करेंगे हम इसमें फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है? अंडाशय के द्वारा इसका उत्पादन होता है, और यह ओवम के विकास में सहायक होता है। क्लियर होगा? फैलोपियन ट्यूब के बारे में समझिएगा एक बार। चलिए समझिएगा, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या आपका यूटेरिन ट्यूब, ये अलग अलग पार्ट होते हैं। इसे ही बोला गया है निषेचन के स्थान कहा जाता है, और विकसित अंडाणु यहाँ पे 12 से 36 घंटे तक रुकते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपका जो शुक्राणु होता है, आपका अंडाणु जो होते हैं आपका, क्या 12-36 घंटे तक रुकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका थोड़ा मिस प्रिंटिंग मान लीजिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा आप लोग, इसको कर लीजिएगा हाइपर ओवुलेशन। अंग्रेजी में लिख लीजिए, हिंदी में क्या आप? हाइपर ओवुलेशन। जिसको हिंदी में भी लिखना चाहेंगे अगर, हाइपर ओवुलेशन। आगे बढ़े। हाइपर ओवुलेशन अर्थात एक से अधिक अंडे का निकलना जुड़वा बच्चे का कारण बनता है। और यही रीजन है कि जब हाइपर ओवुलेशन जब होता है तो जुड़वा बच्चा का निर्माण होता है, मतलब कि एक से अधिक अंडे का निकलना जुड़वा बच्चा का फॉर्मेशन करता है। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जुड़वा बच्चा कभी कभी हम देखते हैं सर कि 2 लड़का ही जन्म ले लिया, कभी कभी देखते हैं सर एक लड़का या एक लड़की, या कभी कभी 2 लड़की जन्म लेती है। तो जुड़वा बच्चा का जो आपका डिवीजन होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका। पहला पार्ट हम बात करेंगे, पहला पार्ट को बोला गया है मोनोजाइगोटिक जुड़वा। ठीक है, ये क्या होता है आपका? इसमें दोनों बच्चे समान होते हैं और इनका विकास एक निषेचन से होता है। नॉर्मल सी बात है, एक बार निषेचन होगा। निषेचन कितना बार होगा? एक बार होगा, एक स्पर्म और एक का फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ये होते हैं आपका मोनोजाइगोटिक। क्लियर?
इस प्रकार के जुड़ाव बच्चे एक प्रकार के रूप, एक प्रकार के रंग, एक प्रकार के अर्थात भौतिक और अनुवांशिक लक्षण समान होते हैं। वही अंदर गया, अंदर जाके कुछ कारणवश जो होता है वो टूट जाता है, टूटने के बाद दो अलग अलग बच्चा का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इस प्रकार के जुड़ाव बच्चे एक प्रकार के रंग रूप अर्थात भौतिक और अनुवांशिक लक्षण समान इसका होता है नहीं। और मोनोजाइगोटिक जुड़वा बच्चे एक दूसरे के क्लोन की तरफ दिखाई देते हैं, एकदम सेम टू सेम स्ट्रक्चर। लोग बोलता है कि इसको मारोगे तो उसको चोट लगेगा, क्योंकि देखिए इसका रीजन क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि ये गिरा तो वो गिरा, ऐसा नहीं होता है, बट कहीं कहीं पिक्चर में दिखाया होता है कि ये गिर गया तो वो गिर गया, ऐसा सब गलत दिखाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब गर्भाशय के अंदर जब फॉर्मेशन होता है, मतलब एक ही जगह ना फॉर्मेशन हो रहा है भाई, तो ये आपका रीजन यही होता है कि एक ही जगह होने के कारण सेम चीज उसके अंदर आ जाता है, करेक्टर लक्षण आता है सेम टू सेम। मोनोजाइगोटिक जुड़ा बच्चे एक दूसरे के क्लोन की तरफ दिखाई देते हैं और इस प्रक्रिया में मां के गर्भ में लगभग एक ही प्लेसेंटा में विकास होता है, मतलब एक ही प्लेसेंटा के अंदर बच्चा का डेवलपमेंट होता है। रंग रूप शकल सब कुछ सेम। डाइजाइगोटिक क्या होते हैं, स्पर्म और एग दो बार होते हैं निषेचन, दो बार जाइगोट का फॉर्मेशन होते हैं। इस निषेचन में दो बार होता है, दो जाइगोटिक का विकास होता है, दो बच्चे का निर्माण होता है। जरूरी नहीं है कि दोनों लड़का होगा, जरूरी नहीं कि दोनों लड़की होगा, एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन इसमें होता है। ठीक है, इसमें निषेचन दो बार होता है और दो जाइगोटिक विकास होता है, और इसमें भी उतनी ही समानताएं पाई जाती है जितनी कि सगे भाई बहन में, अर्थात अनुवांशिकता समान हो सकती है परंतु भौतिक स्वरूप में बदलाव देखा जा सकता है। मतलब कि इसका अनुवांशिक तक का बात करें अगर तो ये समान हो सकता है, लेकिन इसका भौतिक बात करें चेहरा वगैरह का तो ये अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर दिया है सुपरफोएटेशन, ये क्या होता है जी, तो इसको समझिएगा कि जब स्पर्म अलग अलग मेल के हो और एक समान फीमेल के हो तो निषेचन निश्चित समय पे अंतराल पर दो बार होगा, और इस प्रकार के जुड़वा अनुवांशिकता और भौतिक रूप में पूरी तरह अलग होते हैं। ये आपका होता है सुपरफोएटेशन। ठीक है, ओके, यहां तक में चीजों को आप लोग कैचअप करते होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यूटेरस के बारे में, बात करेंगे यूटेरस के बारे में। अगर हम बात करें यूटेरस के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार की थैलीनुमा संरचना होती है। ये कैसा होता है, ये थैलानुमा संरचना, मतलब जस्ट लाइक अ बैग, बैग लाइक स्ट्रक्चर ये होता है आपका। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है आपका यूटेरस के अंदर, गर्भ के अंदर बच्चा का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और यहीं पर विशेष ऊतक प्लेसेंटा विकसित होता है जो कि माँ और बच्चे के बीच संबंध का स्थापित करता है। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप लोग बिल्कुल समझिएगा चीज को। और प्लेसेंटा के कार्य के बारे में बात करें तो बच्चे तक पोषक पदार्थ तक पहुंचाना और ऑक्सीजन पहुंचाना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये प्लेसेंटा का कार्य होता है। प्लेसेंटा का कार्य क्लियर होगा। ठीक है, मानव के भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो पहला बात करें जाइगोट, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज आपका मोरूला आपका, और ये आपका ब्लास्टोसिस्ट और भ्रूण 8 सप्ताह की अवधि आपका फीटस में, 8 सप्ताह के बाद बच्चा का विकास होता है उसमें। ठीक है, ओके, एक शिशु का निर्माण होता है। नहीं, लोग बोलता है कि 8 सप्ताह के बाद समझिए कि एक बढ़िया से एक शिशु का निर्माण वहां पे हो जाता है। ठीक है, आगे नोट में दिया है आपका 4 से 5 सप्ताह के भ्रूण में हृदय की धड़कन आ जाती है। जब 4 से 5 सप्ताह के बच्चा का विकास हो जाता है भ्रूण के अंदर तो उसमें हृदय का फॉर्मेशन हो जाता है, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां तक मैं उम्मीद करते हैं कि आप सारे चीजों को समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आपको होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। 16 सप्ताह के भ्रूण को कृत्रिम तरीके से विकसित किया जा सकता है। 16 सप्ताह के भ्रूण को आप कृत्रिम तरीके से विकसित कर सकते हैं। 16 सप्ताह के भ्रूण का लिंग परीक्षण संभव है। जब 16 सप्ताह का बच्चा हो जाएगा तो उसका लिंग का परीक्षण आप करके पता कर सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है, लेकिन लिंग परीक्षण जो है ना वो करना आपराधिक मामला है, आपको सजा हो सकती है, इसलिए ये लिंग परीक्षण जो है कानूनी तौर पे इसको मना कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। यह कानूनन अपराध है। और गैर निषेचित अंडे का जीवन काल 12 से 36 घंटे तक होता है, 1 से या 3 दिन तक होते हैं। ठीक है, निषेचन न होने के बाद गर्भाशय की आंतरिक सतह टूट जाती है तथा रक्त या म्यूकस के रूप में प्रत्येक 28 से 30 दिनों के भीतर यह बाहर आती है, और यह प्रक्रिया 3 से 8 दिन की होती है, और इसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है पीरियड आपका कि जब निषेचन न होने के बाद गर्भाशय की आंतरिक सतह टूट जाती है, और टूटने के बाद हर 28 से 30 दिन के भीतर में आपको
एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक स्टेज आता है आपका, मेंस्ट्रुएशन उसको बोलते हैं, उसको उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है, जो 3 से 8 दिन तक होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे जनन स्वास्थ्य के बारे में, समझिएगा आप जनन स्वास्थ्य क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। सर्जिकल विधि के द्वारा परिवार का नियोजन कैसे होता है, एक सर्जिकल विधि होता है, उसके द्वारा परिवार का नियोजन कैसे होता है, थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, ओके। पहला क्या बोल रहा है, ट्यूबेक्टोनी, ये क्या होता है, यह महिलाओं की नसबंदी होती है और इसमें दोनों फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है, बाधित करता है, रास्ता को स्टॉप करते हैं ताकि स्पर्म का अंदर से एंट्री ना हो, स्पर्म के एंट्री को रोक देते हैं ट्यूबोक्टोनी में। और वैसेक्टोमी में क्या होते हैं, पुरुषों को नसबंदी करते हैं, इसमें वैस डिफरेंस को बाधित करते हैं, जिससे शुक्राणुओं का परिवहन रुक जाता है। और यही आपका 2 पार्ट को एक बार दिखाते हैं, आइए देख लीजिए आप लोग 3D के अंदर। चलिए, ये फीमेल के अंदर नसबंदी हो रहा है, देख रहे होंगे आप, यहां से इसको कट करके स्टॉप कर दिया गया ताकि आपका एक का फॉर्मेशन हो करके गर्भ में ना जाए कम से कम, ताकि बच्चा का विकास ना हो, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये आपका इस तरह से होता है कंप्लीट। अगर बात करें मेल के अंदर बात कर दे तो ये देख रहे होंगे, यहां से कट करके स्पर्म क्या होता है बाबू ना, बाबू एक चीज समझिएगा आप लोग, स्पर्म क्या होता है, यहां से निकलता है, निकलने के बाद ये जाता है इस तरह से, ठीक है, ये जाता है इस तरह से, देख रहे होंगे आप, ये जाता है इस तरह से बाहर निकलता है। तो ये बाहर निकले कैसे जब उसको रास्ते को स्टॉप कर दिया गया, तो ये निकलता ही नहीं है, जब स्पर्म बाहर निकल ही नहीं रहा है तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा, तब बच्चा का विकास कहां से होगा, नहीं हो पाएगा आपका, नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है। और यहां तक में पार्ट में आप समझ रहे होंगे चीज को, पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। और इसे पहले वाले में क्या था आपका, कि यहां पे आपका ऐसे जाता था, ये ऐसे जाता था ना, जब इसी को स्टॉप कर दिया गया, इसी को हटा दिया गया, तो कहां से बच्चा का विकास होगा, नहीं हो पाता है, नॉर्मल सी बात है ये। और दोनों प्रोसीजर को आप समझ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। दोनों में कोई दिक्कत आपको अगर हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं इसमें अब, इसके बाद आगे बढ़ेगा तो रसायनों के द्वारा परिवार का नियोजन कैसे होता है, कुछ रासायनिक तरीका होता है, वो तरीका क्या क्या होता है, तो वो तरीका आप लोग समझ लीजिए एक बार, ठीक है। पहला क्या होता है, ठीक है, पहला क्या होता है, अगर पहला के बारे में हम बात कर दे, अगर पहला आपका तरीका आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें दे रहा है क्या, कि कुछ रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, कुछ रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है उसको हम लोग देखते हैं, आइए चलिए। इस प्रक्रिया में गर्भ निरोधक गोलियां का प्रयोग होता है, जो कि निषेचन से पूर्व और निषेचन के बाद भी प्रभावी होते हैं, जैसे कि माला डी करके एक दवा आता है। दूसरा दवा बात करें, दूसरा अनवांटेड 72, एक और मेडिसिन है ये अनवांटेड 72। इससे क्या होता है कि बच्चा का विकास जो होता है उसको स्टॉप कर देते हैं। देखिए 72 का मतलब क्या हुआ कि 72 घंटा के अंदर में वो मेडिसिन को देना पड़ता है आफ्टर द ओवुलेशन, ठीक है। ये अनवांटेड 72 आता है। इसमें आगे बात करें अगर तो एक आता है 24 भी आता है, 42 भी शायद आता है, मतलब अलग अलग आवर वाइज होता है। ये होता है अलग कपुलेशन जब होता है आपका, आफ्टर कपुलेशन इतना घंटा से पहले अगर आप दवा को ले रहे हैं तो अगर 72 आवर हो गया है तो आपका अनवांटेड 72 करके आता है। अगर इससे पहले 24 आवर बात करें तो अनवांटेड 24 आता है। अगर 12 के बारे में बात करें तो अनवांटेड 12 आता है। एक और आता है मालाडी करके आता है। ये आपका मेडिसिन होता है, रासायनिक द्वारा परिवार का नियोजन करने के लिए ये होता है आपका। और इसी के बाद जस्ट हम आगे अगर बात करें अगर तो आपका अगला दिया हुआ है क्या आपका इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिक डिवाइस, मतलब IUCD। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म बिहार दुर्गा में पूछा गया था, याद रखिएगा कि इनमें से कौन जो है IUCD का फुल फॉर्म होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा।
चलिए हो गया ना। चलिए आवाज़ आपके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग। और कहाँ तक आवाज़ गया था पहले ये कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चला है, क्योंकि मैं बताने में थोड़ा यहाँ बिजी था। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कहाँ तक आपको आवाज़ क्लियर होगा, वो कहाँ से मैं एक बार डिस्कस करना स्टार्ट कर दूँ। पूरा तो नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि IUCD तक तो आवाज़ गया होगा आपको। कमेंट करिएगा, जल्दी कमेंट करिएगा, देर मत करिएगा आप लोग। बैटरी लो हो गया था, बहुत देर तक हम लोग क्लास ले लिए सेशन ये। हाँ, IUCD क्लियर हो गया था कि IUCD के बारे में बताना मुझे है क्लास में भी, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। फुल फॉर्म बता रहे थे, ठीक है, ओके गुड। देखिए IUCD के फुल फॉर्म बात करें तो हम बोले थे कि बिहार दरोगा के एग्जाम में जो है आपका IUCD का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। IUCD का फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में बात करें तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में विशेष प्रकार का एक यंत्र के द्वारा उसको निषेचन को बाधित करते हैं, वो होता है कॉपर टी। मतलब फीमेल के अंदर निषेचन जो आपका होता है उसको स्टॉप करने के लिए, उसको बाधित करने के लिए कॉपर टी का प्रयोग करते हैं। मतलब कॉपर टी का प्रयोग करके क्या होता है कि स्पर्म जो आपका एग से निकल करके इस तरह से जो जाता है ना, मतलब कि स्पर्म जो बात करें अगर तो आपका निकलता है इस तरह से टेस्टिस के अंदर से जो स्पर्म वो बाहर जाता है जब कोपुलेशन करने के बाद महिला के अंदर अगर, तो कॉपर टी से महिला लोग अपने अंदर उसको यूज करती है, उसको लगा करके उस स्पर्म को अंदर जाने से स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि आप मतलब कि ताकि बच्चा का विकास आगे न रहे, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें आगे बताएंगे हम लोग, ठीक है। भौतिक अवरोध बात करें तो कुछ विशेष रबड़ बोले या लेटेक्स के द्वारा निर्मित मेल या फीमेल जो है इसमें कंडोम का उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपका आगे का जनरेशन जो है आपका आगे ना बढ़े, ताकि बच्चा का विकास ना हो, ठीक है। मतलब कि स्पर्म का जो है ना, स्पर्म आपका अंदर इंटर कर ही नहीं पाएगा, वो वहीं तक सीमित रहेगा। तो इसका प्रयोग करके लोग जो है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल इसको बोलते हैं, और इसके बारे में बात करेगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, नॉर्मल सी बात है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि पॉपुलेशन भी हो और बच्चा का विकास भी आगे ना हो तो आप यूज कर सकते हैं, ये आपका अलग अलग प्रोसीजर था। और एक बार कंफर्म करते हैं कि यहाँ तक में आपका रिप्रोडक्शन का हम पूरा पार्ट कवर कर दिए, और ये पूरा पार्ट के बाद एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। सेशन उम्मीद करते हैं कि पढ़ करके मजा आ गया होगा, चीज़ों को समझ लिए होंगे, और हमको लगता है कि आज के बाद आप रिप्रोडक्शन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में अगर रिप्रोडक्शन से आ गया होगा तो आप आंख बंद करके इसको आप सही कर सकते हैं अब, क्योंकि बहुत इजी चीज़ में हम इसको पूरा कंप्लीट 3D से लेके क्लास में पूरा कंप्लीट डिस्कस कर दिए। एक बार कमेंट करिएगा, आपका सेशन बस यहीं तक था, थोड़ा सा लंबा हो गया है, 10 मिनट 12 मिनट, उससे कोई बड़ा बात नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कल हम लोग आगे वाला क्लास में बात करेंगे आपका ग्लैंड एंड द हार्मोन्स। क्या बात करेंगे? ग्लैंड्स एंड द हार्मोन। कल क्लास में होगा आपका हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और सेशन जो आपका ऑनलाइन होता है तो ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि एक सेशन ऑनलाइन है, और ठीक है। थोड़ा सा जाते जाते हम चाहते हैं कि आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे बाबू, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो आपका लाडो वाला जो हमारा बुक आ रहा है, ठीक है, लाडो 1.5 जो किताब आ रहा है उसमें 11,111 क्वेश्चन हम लोग तैयार किए हुए हैं, बहुत मेहनत करने के बाद। वो बहुत ही मेहनत करने के बाद वो प्रीवियस ईयर को देखते हुए, हर एग्जाम को देखते हुए, चाहे वो बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, BPSC हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, ऑल ओवर कंपटीशन के रिगार्डिंग बात करें जिसमें GK GS पूछता है लोग, तो GK GS के लिए बहुत ही सार्थक वो आपका किताब साबित होने वाला है। अभी आपका जो है हम लोग आर्ट्स वाले पार्ट के लिए वो किताब को लॉन्च करेंगे तुरंत, फरवरी वाले महीने में आपको मिल जाएगा वो पुस्तक, हर पुस्तक दुकान पर मिलेगा, और ऑनलाइन भी आपका अवेलेबल रहेगा वो किताब। और हमारा टीम जो है LWC टीम की तरफ से पहला किताब अभी लॉन्च होने जा रहा है, तो सारा आप लोग का आशीर्वाद प्यार बना रहे बस, और हम लोग ऐसे ही आप लोग के लिए बहुत सारा मेहनत करते रहे। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।